गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लिनिकल असेसमेंट का हमारा चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर है। और क्लिनिकल असेसमेंट या नैदानिक मूल्यांकन की हम टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दैहिक मूल्यांकन किया था पिछले वीडियो में। और दैहिक मूल्यांकन हम किन परीक्षणों के माध्यम से करेंगे ये हमने उसमें पढ़ा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है साइकोसोशल असेसमेंट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यानी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या मनोसामाजिक मूल्यांकन। तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन हो या मनोसामाजिक मूल्यांकन हो, तो मूल्यांकन जो है उसमें हमने पहले जो हमने परीक्षण पढ़े वो व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षण हमने पढ़े, क्योंकि नैदानिक मूल्यांकन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट टूल है परीक्षण। जब भी हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो हम परीक्षणों की बात करेंगे, बिना परीक्षणों के हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो परीक्षण जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल हैं मूल्यांकन करने के। तो व्यक्तित्व परीक्षण हो या व्यक्तित्व आविष्कारिकाएँ हों या प्रोजेक्टिव परीक्षण हो, ये सब हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और अब हम जो नेक्स्ट जो हम लेंगे परीक्षण वो है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो नैदानिक मूल्यांकन में बुद्धि परीक्षण का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। और ये जो बुद्धि है बच्चों, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, परीक्षण भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि बुद्धि का मापन कैसे किया जाए। किसी भी चीज़ का, किसी भी गुण का हम मापन करेंगे तो हम परीक्षणों का ही उपयोग करेंगे। तो बुद्धि परीक्षण जो है वो नैदानिक मूल्यांकन में इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। और नैदानिक मूल्यांकन में जितनी तरह के बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है उनमें से दो परीक्षण जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बिने मापनी और वैशलर मापनी। तो बच्चों थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, मैंने ही फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था बुद्धि का चैप्टर, उसमें जो है हमने बुद्धि क्या है। तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें कि बुद्धि जो है वो एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपनी दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते हैं, जैसे तेज़ी से सीखना व समझना, अच्छा स्मरण एवं तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो एक बहुत ही पॉपुलर जो डेफिनेशन है वो जो वैशलर ने दी थी कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यानी बुद्धि क्या है? विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होता है। इसका मतलब है कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं और इन क्षमताओं का पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है और किसी समस्या के समाधान में अपनी गत अनुभूतियों का लाभ वो इसी बुद्धि के कारण उठा पाता है। इसके अलावा बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाएं करता है उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करती है। अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपने आप को किसी भी वातावरण में ठीक ढंग से समायोजित कर लेते हैं। इन व्यक्तियों के समायोजन की क्षमता देखकर अन्य लोग भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। और जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनमें इस तरह के समायोजन की क्षमता कम होती है और व्यक्ति में वातावरण से संबंधित समायोजन की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और इसके अतिरिक्त बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके सोचने एवं चिंतन करने का तरीका विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं युक्ति संगत होता है और ऐसे व्यक्तियों में अमूर्त चिंतन की क्षमता भी अधिक होती है। और जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनका चिंतन अविवेकपूर्ण तथा तर्कहीन होता है। ऐसे व्यक्ति में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता भी
कम होती है और ऐसे व्यक्तियों में चिंतन करने तथा कार्य करने में भी इनकंसिस्टेंसी या असंगति अधिक पाई जाती है। इसके अलावा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कठिन एवं जटिल कार्य को समझकर करते हैं और इनके कार्यों में जो है मौलिकता होती है। तो इस तरह से बच्चों बुद्धि जो है एक समुच्चय है या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति विवेकपूर्ण उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है। अब हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षणों की। तो नैदानिक मूल्यांकन का क्योंकि इम्पॉर्टेंट टूल है परीक्षण, और ये बुद्धि परीक्षण जो है नैदानिक मूल्यांकन में काफ़ी उपयोग में लाए जाते हैं और इनमें से 2 परीक्षण जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिनका प्रयोग जो है अधिक प्रचलित है और अधिक उपयोगी हैं। पहला है बिने स्केल यानी बिने मापनी। तो बच्चों बिने स्केल भी हमने पढ़ा हुआ है। बिने तथा साइमन ने मिलकर 1905 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण बनाया था जिसे हम बिने साइमन स्केल कहते हैं। प्रारंभ में इस परीक्षण में 30 प्रश्न थे। इसके बाद में इसका संशोधित रूप इसको कई बार रिवाइज किया गया और इसका सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो 1916 में टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था और इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने मापनी रखा गया। इसी मापनी में प्रथम बार व्यक्ति की बुद्धि के मापन परिणाम की अभिव्यक्ति के रूप में की गई। बुद्धि के मापन के जो परिणाम की अभिव्यक्ति के रूप में किया गया। इसका सुझाव जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। फिर टर्मन तथा मेरिल ने मिलकर स्टैनफोर्ड बिने मापनी का संशोधन 1937 और 1960 और फिर उसके बाद 1973 में किया और अभी 1986 में इस परीक्षण का 4था संस्करण प्रकाशित हो चुका है। और इस संशोधित प्रारूप की विशेषता ये है कि इसमें जो आइटम्स हैं या जो पद हैं उनको 15 व्यक्तिक परीक्षण में समूहित किया गया, यानी इंडिविजुअल टेस्ट्स में उनकी ग्रुपिंग की गई है, उनको समूहित किया गया है और प्रत्येक परीक्षण में पदों को कठिनाई के बढ़ते हुए क्रम में सुव्यवस्थित किया जाता है। इन 15 परीक्षणों द्वारा 4 कारकों का मापन होता है। कितने कारक? 4 कारक। ये जो परीक्षण जो इन्होंने बनाए हैं टर्मन मेरिल ने मिलकर 4 कारकों का, यानी वर्बल रीजनिंग शाब्दिक तर्क, मूर्त या दृष्टि तर्क एब्स्ट्रैक्ट एंड विजुअल रीजनिंग, गुणात्मक तर्क यानी क्वालिटेटिव रीजनिंग तथा लघुकालीन स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी। और प्रत्येक परीक्षण के लिए जो नॉर्म्स बनाए वो एज स्कोर जो है यानी उम्र आयु प्राप्तांक का निर्धारण किया जाता है। यानी प्रत्येक परीक्षण के लिए मानक जो है वो आयु प्राप्तांक का निर्धारण किया जाता है और जो रो स्कोर्स हैं या मूल प्राप्तांक हैं उनको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड स्कोर जिसका मीन 50 तथा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8 होता है, यानी मध्यमान जो है वो 50 और मानक विचलन जिसका 8 होता है, उसमें बदलकर जो है SAS यानी स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त किया जाता है। और स्टैनफोर्ड बिने मापनी का जो 5वां संस्करण है वो 2003 में प्रकाशित हो। चौथा तो हुआ 1986 में और 5वां हुआ 2003 में, जिसे हम संक्षेप में SB5 कहते हैं। और इस SB5 के 5 कारकों अर्थात फ्लूइड रीजनिंग यानी तरल रीजनिंग, नॉलेज ज्ञान, क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी परिमाणात्मक तर्कता और विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग यानी दृष्टि स्थानिक संसाधन तथा वर्किंग मेमोरी यानी चलन स्मृति का मापन होता है। क्रियाशील या चलन स्मृति का मापन
होता है। तो इस तरह से बच्चों ये विनय मापनी है, जो मैंने आपको शॉर्ट में इसका एक मूल बात इसकी जो है मैंने बताई है, और इसको बहुत अधिक डिटेल में आपको फर्स्ट ईयर की बुक में भी मिल जाएगा, और सेकेंड ईयर की जो बुक है आपकी असामान्य मनोविज्ञान, उसमें क्लिनिकल असेसमेंट दिया हुआ है, उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो आपको जो है इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस स्केल है वो है वैशलर मापनी, यानी वैशलर स्केल। तो 1930 वाले दशक में डेविड वैशलर, जो कि न्यूयॉर्क शहर में रहते थे, और वो बिलेव्यू मनश्चिकित्सक अस्पताल में मुख्य मनोवैज्ञानिक थे, और वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए उन्होंने एक परीक्षण का निर्माण किया जिसे वैशलर बिलेव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट कहा गया, और इसका प्रकाशन 1939 में किया गया। फिर इसका संशोधन हुआ जो 1955 में किया। उसके बाद इसका नाम बदलकर वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, यानी वैशलर वयस्क बुद्धि मापनी WAIS, वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रखा गया। और ये जो वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल था, इसमें 6 शाब्दिक यानी वर्बल, जिसमें भाषा का उपयोग हो, और तथा 5 जो है वो परफॉर्मेंस या निष्पादन या क्रियात्मक उप परीक्षण है। तो 6 शाब्दिक हो गए और 5 क्रियात्मक, यानी कुल मिलाकर 11 उप परीक्षण हैं, तथा रोगी के 3 तरह की बुद्धिलब्धि तथा संपूर्ण मापनी बुद्धिलब्धि प्राप्त होती है। यानी इस परीक्षण के द्वारा 3 तरह की बुद्धिलब्धि तथा संपूर्ण मापनी बुद्धिलब्धि प्राप्त होती है। और ये जो वॉइस है यानी वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, इसका दूसरा संशोधन 1981 में किया गया, और इसे WAIS R कहा गया, यानी वैशलर वयस्क बुद्धि मापनी R रिवीजन उसकी की गई। और इसके द्वारा बुद्धिलब्धि प्राप्तांकों द्वारा ही व्याख्या नहीं होती, बल्कि उप परीक्षण प्राप्तांकों के पैटर्न या उसके बिखराव के आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है। कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके द्वारा इस पैटर्न या बिखराव के आधार पर रोगी में ब्रेन डैमेज यानी मस्तिष्कीय क्षति तथा कुछ विशेष पर्सनैलिटी डायनामिक्स व्यक्तित्व गतिकी, जैसे किसी समस्या समाधान में व्यक्ति आवेगशील है या सोच समझकर काम करने वाला है, तो उसकी डायनामिक्स क्या है, उसकी गतिकी क्या है, इसका भी हम अनुमान लगाते हैं। और इसके अलावा WAIS R का फिर पुनः संशोधित प्रारूप आया, और वो 1997 में प्रकाशित हुआ, जिसे WAIS 3 कहा गया, जिसमें शाब्दिक मापनी के 7 उप परीक्षण तथा परफॉर्मेंस या क्रियात्मक मापनी के 7 उप परीक्षण, यानी कुल मिलाकर 14 हुए। जो 3 था WAIS जो R था उसमें तो 11 थे, और इसमें कितने हैं 14, 7 वर्बल और 7 जो है नॉन वर्बल। और इसके अलावा जो ये वैशलर एडल्ट स्केल जो 3 है उसमें पैटर्न विश्लेषण का भी प्रावधान किया गया। और 1949 में वैशलर ने बच्चों की बुद्धि मापने के लिए भी एक अलग से बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसे हम वैशलर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए कहते हैं, और जिसमें 12 उप परीक्षण है, 6 शाब्दिक है और 6 अशाब्दिक या क्रियात्मक, जिसमें 10 उप परीक्षणों का ही उपयोग बालकों पर या किसी बालक पर किया जाता। कुल मिलाकर 12 हैं और उनमें से हम 10 का ही उपयोग किसी बालक पर करते हैं। इसके अतिरिक्त 1974 में जो ये स्केल था बच्चों के लिए, वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन जो था, उसका नया संशोधन प्रकाशित हुआ, जिसे हमने WISC R कहा, यानी वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन R कहा गया। फिर 1991 में 1991 में पुनः
WISC-R का संशोधित प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिसे WISC-3 कहा गया, यानी वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए 3 कहा गया, यानी 3 बार उसकी रिवीजन हुई। और इस नवीन जो संस्करण था उसमें WISC-R के उन पदों को जो काफ़ी आसान थे या कठिन थे या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लोडेड थे या उनका वेट था, कुछ ना कुछ उनमें उनका कोई मतलब था, तो उन्हें नए पदों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी नए पद उनमें जोड़ दिए गए। तो इस परीक्षण का जो मानकीकरण था बच्चों, वो 2200 बच्चों पर किया गया, यानी 2200 बच्चों पर किया गया। तथा इसमें एक नया परीक्षण जिसे हम सिंबल सर्च टेस्ट यानी संकेत खोज परीक्षण कहते हैं, एक संपूरक उप परीक्षण के रूप में भी इसमें जोड़ा गया, और जिसका उपयोग कोडिंग उप परीक्षण की जगह पर किया जाता है। तो ये जो WISC-3 है, यानी चिल्ड्रन के लिए जो टेस्ट बनाया वैशलर ने, उसमें 3 तरह के बुद्धिलब्धि प्राप्तांक दिए जाते हैं। एक तो है शाब्दिक बुद्धिलब्धि प्राप्तांक, क्रियात्मक बुद्धिलब्धि प्राप्तांक तथा संपूर्ण मापनीय बुद्धिलब्धि प्राप्तांक। यानी जो शाब्दिक परीक्षण है कुछ, इसमें कुछ जो है अशाब्दिक हैं, तो शाब्दिक बुद्धिलब्धि प्राप्तांक हो गए। जो अशाब्दिक हैं या जिसमें कुछ हमें परफॉर्मेंस करनी है या कुछ क्रिया हमें करनी है जिसमें भाषा का उपयोग नहीं होता, जो अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, तो क्रियात्मक बुद्धिलब्धि प्राप्तांक हो गए। तथा संपूर्ण मापनीय बुद्धिलब्धि प्राप्तांक यानी फुल स्केल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट स्कोर हम निकालते हैं। इसके अतिरिक्त WISC-3 के प्राप्तांकों की जो व्याख्या हम करते हैं वो 4 अन्य कारकों अर्थात वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी शाब्दिक बोध, प्रत्यक्षात्मक संगठन और फ्रीडम फॉर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी यानी अन्य मनस्कता से मुक्ति, जिसमें मूलतः स्मृति पर अधिक बल डाला जाता है, तथा प्रोसेसिंग स्पीड यानी गति संसाधन के रूप में भी व्याख्या की जाती है। तो वैशलर ने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों जैसे 4.5 से 6 साल के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए भी बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसका उपयोग नैदानिक उद्देश्यों से अक्सर किया जाता है, और इसे वैशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस यानी वैशलर प्री स्कूल तथा प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया, जिसमें वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के पैटर्न पर कुछ शाब्दिक उप परीक्षण है तथा कुछ क्रियात्मक उप परीक्षण है, और इसका प्रकाशन 1968 में किया था। तथा इस परीक्षण का जो रिवीजन किया गया या इसमें जो चेंजेस किए गए या जो संशोधन किए गए वो 1989 में प्रकाशित हुए, और 3 साल के आयु के बच्चों की बुद्धि का मापन का उसमें प्रावधान रखा गया। जब 1989 में जब ये प्रकाशित हुआ संशोधित रूप, तो उसमें 3 साल की आयु के बच्चों की भी बुद्धि मापने की प्रयास किया गया। तो इस तरह से ये जो उक्त 2 बुद्धि परीक्षणों के अलावा नैदानिक मूल्यांकन में उक्त मीन्स जो बिने मापनी है या वैशलर मापनी है, इनके अलावा भी नैदानिक मूल्यांकन में कुछ और भी बुद्धि परीक्षणों का नैदानिक मनोवैज्ञानिक कभी कभी उनका प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, जिसको हम KABC बोलते हैं, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन यानी कॉफमैन मूल्यांकन बैटरी बच्चों के लिए, तथा वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी, वुडकॉक जॉनसन मनो शैक्षिक बैटरी। इसके अलावा ये जो KABC है यानी कॉफमैन की जो बैटरी है वो 2.5 साल से 12.5 साल तक के बच्चों की बुद्धि का मापन करती है। कॉफमैन और हैरिसन, कॉफमैन और हैरिसन 1991 के अनुसार जो ये KABC है यानी कॉफमैन की जो असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन है, उसके द्वारा बच्चों में बुद्धि के अतिरिक्त न्यूरो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भी पता चलता है। वुडकॉक जॉनसन मनोशैक्षिक बैटरी द्वारा बच्चों की ही बुद्धि का मापन होता है, परंतु इसका उपयोग वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए भी किया जा सकता है। और इस परीक्षण के 27 उप परीक्षण हैं, यानी इसमें 27 सब टेस्ट हैं या उप परीक्षण हैं, जिनके द्वारा हम संज्ञानात्मक क्षमता, शैक्षिक उपलब्धि, व्यक्तिक अभिरुचि का सफलतापूर्वक मापन कर सकते हैं।
और इसकी जो स्कोरिंग है अन्य बुद्धि परीक्षणों की अपेक्षा थोड़ी जटिल होती है। तो इस तरह से बच्चों ये नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा नैदानिक मूल्यांकन में तरह तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों या व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तित्व आविष्कारिका, व्यक्तित्व प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट तथा बुद्धि परीक्षणों का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट जो हमारे टेस्ट थे उनकी हमने डिटेल में चर्चा की। बच्चों आप इसको डिटेल में पढ़ें और शॉर्ट नोट्स में भी ये आ जाएगा, आपका डिटेल में भी आपको आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये थर्ड जो चैप्टर है जिसको हम क्लिनिकल असेसमेंट का हमारा जो हम नाम देते हैं, जिसमें हमने असेसमेंट के बुनियादी तत्व पढ़े थे यानी जो बेसिक एलिमेंट्स थे वो हमने इसमें पढ़ा। उसके बाद हमने फिज़िकल असेसमेंट पढ़ा, दैहिक मूल्यांकन पढ़ा। उसके बाद हमने जो अब कंप्लीट किया है वो है साइकोलॉजिकल या साइको सोशल असेसमेंट, जिसमें हमने व्यक्तित्व आविष्कारिकाएँ पढ़ी, हमने प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट्स पढ़े और आज जो हमने बुद्धि परीक्षणों का डिटेल में समझा है। और इम्पॉर्टेंट जो परीक्षण थे वो नैदानिक मूल्यांकन में बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये थर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये डिटेल नोट्स जो हैं आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर की भी बुक होगी, उसमें भी मैंने आपको बिने स्केल और वैशलर स्केल पढ़ाया था। तो ये आप उसमें डिटेल में और अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा मैं आपको PDF नोट्स भी शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू।